लास्ट चैप्टर है हमारा यूनिट 6, फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल की भी फाइनेंसिंग हो जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। आफ्टर डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू taken by the finance manager is to arrange the funds. Correct. As discussed earlier, it is advisable that the finance manager bifurcate the working capital requirement between the permanent working capital and the टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल। तो दो तरह की है, परमानेंट है और दूसरी कौन सी है, टेम्प्रेरी है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल। द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज नीडेड रिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स फ्लक्चुएशन, वो हमेशा ही चाहिए। हेंस इट शुड बी फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म सोर्स, तो इसको किससे फाइनेंस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करना चाहिए, सच एज द डेट एंड इक्विटी। On the contrary, the temporary working capital may be financed by the short-term sources of finance. Broadly speaking, the working capital finance may be classified between the two categories: spontaneous source and the negotiable sources. एक्चुअली जो स्पॉन्टेनियस सोर्सेज हैं उसमें हमारा कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो इमीडिएटली चाहिए होगी हमें, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगी, तो उस केसेस में क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। जबकि जो फिक्स हैं, जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेल्स फ्लक्चुएशन, जो हमें लगातार चाहिए ही चाहिए वो लगातार, तो वो वर्किंग कैपिटल जो होती है उसके लिए हम लॉन्ग टर्म डेट वगैरह हम एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर कम कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस सोर्स देख लेते हैं। Spontaneous sources of the finance are those which naturally arise in the course of the business operation. ट्रेड क्रेडिट हो गया, जैसे हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्रेडिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ हो गया, क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ द सर्विसेज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल विच मे बी कोटेड इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हम ट्रेड क्रेडिट मतलब सामान को खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, क्रेडिट पे उठा लें तो ट्रेड क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ से भी क्रेडिट मतलब समझ में नहीं आया वैसे मुझे, क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कैसे है, लेकिन बोला है तो ठीक है। क्रेडिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ द सर्विसेज, मतलब ट्रेड क्रेडिट ही हो गया। क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच मे बी कोटेड इन दिस रिस्पेक्टिव होते हैं। स्पॉन्टेनियस सोर्सेज क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज तो नेचुरली राइज करती हैं द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, ये नेचुरली राइज करती हैं, क्या है, नेचुरली राइज करती हैं। ठीक है, ये है स्पॉन्टेनियस। दूसरे हैं नेगोशिएबल सोर्सेज। ऑन द अदर हैंड, नेगोशिएबल सोर्सेज एज द नेम इम्प्लाइज आर दोज which have to be specifically negotiated with the lenders, say commercial banks, financial institutions, जनरल पब्लिक एट्सेट्रा, जिनको हमें नेगोशिएट करना पड़ता है कि इतने पर ले लो भैया, इंटरेस्ट रेट पर हमें पैसा चाहिए, इस इंटरेस्ट पे हमें दे दो, इस इंटरेस्ट रेट पे दे दो, ये इतना पैसा ले लेना, तो नेगोशिएट करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इस नाम ही है हमारा नेगोशिएटेड सोर्स। ठीक है, the finance manager has to be very careful while selecting the particular source or a combination thereof for financing of the working capital. Generally, the following parameters will guide his decision in this respect. Cost factor तो रहता है, impact on credit rating, ठीक है, feasibility क्या है, reliability है कि नहीं है, restrictions क्या हैं, hedging approach और matching approach, that is financing of the assets with the same maturity एज ऑफ एसेट्स। ठीक है, मैचिंग अप्रोच क्या होता है, फाइनेंसिंग ऑफ द एसेट ऐसे करने हमने, फाइनेंसिंग ऑफ द एसेट्स विद द सेम मैच्योरिटी होनी चाहिए जो कि एज ऑफ एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, एसेट्स हो। हेजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब हमने जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवा लिया, ये होता है हेजिंग मेथड, मतलब बचना, खतरे से बच जाना, पहले रिस्क से बचने के लिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड आउटलैंड एज आउटलैंड अबाउट, ट्रेड क्रेडिट इज स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ द फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट क्या है, एक स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है विच इज़ नॉर्मली एक्सटेंडेड टू द परचेजर ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेलर और
service providers, this source of financing working capital is more important since it contributes to about one third of the total short term requirement. ओहो इतना है, तो कितना है, वन थर्ड ऑफ द टोटल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को ही कंसिडर कर लेते हैं, वन थर्ड ऑफ द टोटल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, वन थर्ड. The dependence on this source is higher due to lesser cost of finance as compared with other sources. ठीक है, इसकी कीमत हमें कम चुकानी पड़ती, कम क्या नहीं चुकानी पड़ती लगभग. ठीक है, ट्रेड क्रेडिट इज़ गारंटीड, इस मतलब कीमत होती कितने सी है इसकी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह होगी बस वही होती है, अदरवाइज इसकी कीमत ना के बराबर ही होती है. ट्रेड क्रेडिट इज़ गारंटीड व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स सप्लाईज. ठीक है, जब कंपनी खरीदती है सप्लाईज, मतलब जैसे रॉ मटेरियल वगैरह खरीदती है, तो उस केस में क्या होता है, वो ट्रेड क्रेडिट उसको मिल जाता है. ट्रेड क्रेडिट इज़ ग्रांटेड व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स सप्लाईज या फिर मर्चेंटाइज और मटेरियल एंड डज नॉट पे इमीडिएटली. इफ़ ए बायर इज एबल टू गेट द क्रेडिट विदाउट कंप्लीटिंग मच फॉर्मेलिटी, it is termed as open account trade credit. It is termed as open account trade credit. ठीक है, मच फॉर्मेलिटी, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है और इसको क्रेडिट पे सामान मिल जाता है अगर, तो इसका मतलब यह है ओपन अकाउंट ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, ओपन अकाउंट ट्रेड क्रेडिट, यहाँ पर मच फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, विदाउट कंप्लीटिंग मच फॉर्मेलिटीज़. एक होता है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, पे करना बिल्स. ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ बिल्स पेबल, द परचेजर विल हैव टू गिव अ रिटन प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इनवॉइसेस ईदर ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड फ्यूचर डेट टू द सेलर और द बेयरर ऑफ द नोट. द बिल्स पेबल क्या बन जाता है हमारा, उसे लिखित में देना पड़ता है ये कि हम पे कर देंगे इसको. ठीक है, जब भी हम डिमांड करेंगे देन यू विल हैव टू पे, तो वो बिल्स पेबल बन जाता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो बिल्स पेबल बन जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहता है कि हमें पे करना है. अब जब भी हम इनवॉइस प्रोड्यूस करेंगे, तो इनवॉइस प्रोड्यूस करते हैं तब हमें पे करना पड़ता है. ठीक है, और डेट पे उसमें टाइम भी मेंशन किया होता है कि इतने 30 दिनों के अंदर पे करना है या जो भी है. ठीक है, ड्यू टू इट्स simplicity, easy availability and the lesser explicit cost, the dependence on this source is much more in all small or the big organization, especially for the small enterprise. This form of credit is more helpful to the small and medium enterprises. The amount of such financing depends upon the volume of the purchase and the payment timings. तीसरा है accrual expenses. Another spontaneous source of the short-term finances is the accrued expenses or the outstanding expenses liabilities. Outstanding expenses जो liabilities हैं वो हैं. The accrued expenses refer to the services availed by the firm but the payment for which has yet to be made. ठीक है, accrued expenses. It is built in and an automatic source of finance as most of the services like wages, salaries, taxes, duties, etc. are paid at the end of the period. ठीक है, तो accrued expenses क्या हो गए, जैसे कि होगी हमारी सैलरी वगैरह हो गई, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गई, टैक्सेस हो गया, ड्यूटीज़ हो गए, तो ये एंड ऑफ द पीरियड हम पे करते हैं. ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड इसकी पेमेंट होती है, तो ये accrued expenses होते हैं हमारे. ठीक है, चलो तो ये हो गया बिल्स पेबल हो गए हमारे. ट्रेड क्रेडिट हो गया हमारा डन. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, हमें ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है जब भी हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं. तो बिल्स पेबल मतलब हमें एक प्रॉमिसरी नोट या बिल्स पेबल रिटर्न प्रॉमिस करना पड़ता है भाई, प्रॉमिसरी नोट हो गया. एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा, ड्यूटीज़, टैक्सेस वगैरह हो गया, तो ये एक्रूड होते हैं, मतलब हम इसको यूज़ करते हैं लेकिन पेमेंट इसकी करते हैं हम एंड ऑफ द पीरियड. ठीक है, पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. आगे क्या है, द एक्रूड expenses represent an interest
फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है क्योंकि एक महीने का जितने का टाइम मिला वो इंटरेस्ट फ्री है. देर इज़ नो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट associated with the accrued expenses and the firm can ensure the liquidity by accruing these expenses. ठीक है, by accruing these expenses. नेक्स्ट इज इंटर कॉरपोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट. इंटर कॉरपोरेट दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लोन्स और डिपॉजिट्स चलते हैं. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सरप्लस फंड्स, मेरे पास सरप्लस फंड है, invest for the short term period with the other organizations, the rate of interest will be higher than the bank rate. यहाँ पर rate of interest will be higher than the bank rate of interest and depends on the financial soundness of the borrower company. This source of finance reduces the dependence on the bank financing. अब बैंक में ताम झाम ये हुआ होगा, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, फॉर्मेलिटी करो वो फॉर्मेलिटी करो, उससे अच्छा है कि दूसरे कॉरपोरेट जिसके भाई बंधु हैं कॉरपोरेट हैं, इंटर कॉरपोरेट से ले लेते हैं, लेकिन ले तो लेंगे लेकिन इसमें उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, तो इंटर कॉरपोरेट लोन्स एंड डिपॉजिट ऐसे चल जाते हैं. कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स इज एन अनसेक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड by the firm to raise funds for the short period. This is an instrument that enables highly rated corporate borrowers for the short-term borrowings and provides an additional financial instruments to investors with a freely negotiable interest rate. ठीक है, freely negotiable interest rate होता है इसमें. The maturity period ranges from मिनिमम 7 days टू लेस देन 1 year. इसमें 7 days से लेकर 1 year के बीच में आता है. देखो कमर्शियल पेपर याद रख लेना, सीपी हमने पहले भी पढ़ा था इसको. इसकी जो ड्यूरेशन होती है 7 days से 1 year तक होती है सीपी की ड्यूरेशन. ठीक है, सीपी कैन बी इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5 lakh और ए मल्टीपल्स देयर ऑफ. तो ये 5 lakh है, उसके मल्टीपल में हम इशू कर सकते हैं. तो सीपी हमने पहले भी पढ़ा, एक्चुअली ये याद आ गया. सीपी 7 day से लेकर 1 year तक के लिए ही इशू होता है. वर्किंग कैपिटल कमर्शियल पेपर्स 7 day से लेकर 1 year के लिए और 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही चलेगी सीपी. कमर्शियल पेपर इतना महंगा है पेपर, जैसे कमर्शियल पेपर है ना, कमर्शियल पेपर तो महंगा ही होगा. 5 लाख या उसके मल्टीपल में चलता है और 7 दिन से लेकर 1 साल तक चलता है. ठीक है, इसका बोरिंग चलती है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस सुन लो. एडवांटेजेस ऑफ सीपी. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इशूइंग कंपनी, सीपी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. CP is sold on an unsecured basis and does not contain any restrictive conditions. Maturing CP can be repaid by selling the new CP and thus can provide a continuous source of fund. ये continuous source of fund बन सकती है हमारी. Maturity of CP can be tailored to suit the requirement of the issuing firm. ठीक है, इशूइंग फर्म के हिसाब से वो टेलर कर सकते हैं. सीपी कैन बी इशूड. सीपी यानी कमर्शियल पेपर जो है, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड एज ए सोर्स ऑफ फंड्स इवन व्हेन मनी मार्केट इज टाइट. मनी मार्केट टाइट है तभी हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इशूइंग बैंक का तो फ़ायदा ही है. Generally, the cost of CP to the issuing firm is lower than the cost of commercial bank loans. बैंक लोन से कम होता है. मार्केट में जो बैंकिंग का जो इंटरेस्ट है बेसिकली उससे तो ये ज़्यादा रहेगा, जनरली से ज़्यादा रहेगा कमर्शियल पेपर्स. लेकिन जो बैंक लोन रहते हैं ना, कमर्शियल बैंक लोन जो रहते हैं, बैंक यानी कमर्शियल बैंक लोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कमर्शियल बैंक लोन से ये कम रहते हैं. उनकी कीमत जो होती है कमर्शियल बैंक लोन से तो कम चुकानी पड़ती है. ठीक है, कमर्शियल पेपर्स का. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ओके, यहाँ पर नेगोशिएबल इंटरेस्ट रेट होते हैं. क्या होते हैं हम दिखाते हैं यहाँ पर. फ्रीली नेगोशिएबल इंटरेस्ट रेट है. ठीक है,
यहाँ पर जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हायर था देन दी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट में। लेकिन जब सीपी की बात करते हैं तो इसमें बैंक से कम होता है, नेगोशिएबल क्योंकि ये होता है, लेकिन ये होता है मोटी अमाउंट में लेना पड़ता है, 5 लाख इसके मल्टीपल में। और दूसरी बात यह है कि 7 दिन से लेकर 1 साल तक ये चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। However, CP as a source of financing has its own limitations. क्या है limitations? Only highly credit rating firms can use it. New and moderately rated firms generally are not in the position to issue the CP. वो issue नहीं कर पाती हैं इसको CP को। CP can neither be redeemed before maturity nor CP can neither be redeemed before maturity nor can be extended beyond maturity. मेच्योरिटी के बियॉन्ड भी नहीं जा सकती है, और मेच्योरिटी डेट से बिफोर भी ये, मतलब बिफोर मेच्योरिटी भी इसको रिडीम नहीं किया जा सकता है। मतलब जो टाइम है उतना टाइम भुगतना पड़ेगा भैया, उतना तो आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी आपको, उसको वो फिक्स हो जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज फंड्स जनरेटेड फ्रॉम दी ऑपरेशंस जो फंड जनरेट होते हैं। फंड्स जनरेटेड फ्रॉम दी ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फंड जनरेटेड फ्रॉम दी operations are the profit and depreciation. Working capital will increase by the extent of fund generated from the operations. Students may refer to the fund flow statements given earlier in this chapter. पब्लिक डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पर्टिकुलरली फॉर द वेल एस्टेब्लिश्ड बिग कंपनीज विद ह्यूज कैपिटल बेस फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। पब्लिक डिपॉजिट भी एक वर्किंग कैपिटल जुटाने का तरीका है। ऑपरेशन से भी वर्किंग कैपिटल जुटाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से फंड जनरेट शुरू होते हैं, उसके प्रॉफिट आना शुरू होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन में क्या होता है, प्रॉफिट आते हैं ना। नेक्स्ट इज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड it is widely used method of the short term financing. In a process of bill discounting, the supplier of the goods draws a bill of exchange with the direction of the buyer to pay a certain amount of money after a certain period and gets its acceptance from the buyer or dry of the bill. बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, बिल में डिस्काउंट मिल जाना, मेरे हिसाब से तो यही है। Bill rediscounting scheme. The bill rediscounting scheme was introduced by the Reserve Bank of India. किसने इंट्रोड्यूस किया था ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1970 इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द यूज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करने के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट and the creation of a bill market in India with a facility for the rediscounting of the eligible bills by banks. Under the bill discounting scheme, all the licensed scheduled banks are eligible to offer the bill of exchange to the Reserve Bank for rediscount. अच्छा, तो बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम है एक। बिल ऑफ एक्सचेंज की यहाँ पर बातें होती हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बातें यहाँ होती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रीडिस्काउंटिंग, ठीक है। इतना ही याद रखो, बाकी डिटेल में जाने का नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है। इसकी डिटेल में बातें जो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोटिस, सब हमारी बातें किस में हुई थी, कस्टम्स के चैप्टर में हुई थी। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज ये जस्ट इतना समझ लो कि इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब ये पेपर पे लिखा जाता है। अब बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट कहता है कि मैं पेमेंट करता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज तो इसका डिफरेंट होता है। बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट इसमें क्या होता है कि जिसमें जो सामान खरीदता है, ठीक है, जिसने पेमेंट करनी होती है, सामान खरीदता है बेसिकली, जिसने पेमेंट करनी होती है, वो कहता है
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली जो सामान बेचते हैं ना, जो सामान बेचते हैं वही बना के देते हैं। जैसे इनवाइस होती है ना, कौन बनाता है इनवाइस को? जो सप्लायर होता है वही बनाता है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज भी सप्लायर ही बना के देता है, कि उसको देते हैं, बायर को देता है, कि वो पेपर भी उसी को बना के देता है कि तुम इसको पे करोगे, ऐसा इसके ऊपर लिखे है, आप साइन कर दो। उसके भी साइन होते हैं, उसके भी साइन होते हैं। तो मतलब फॉर्मेलिटी जो पूरी करता है यहाँ पर इस केस में कौन पूरी करता है? सप्लायर। सप्लायर जिससे पैसे लेने होते हैं, सप्लायर जो पूरी करता है, ठीक है। तो इसका लेना देना जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बस इतना याद रख लो। आगे चलेंगे। फैक्टरिंग। फैक्टरिंग हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। फैक्टरिंग स्टूडेंट्स may refer the unit of receivables management wherein the concept of factoring has been discussed, है ना। Factoring is a method of financing whereby a firm sells its trade debts at a discount to a financial institution, है ना। हमने बात की थी कि उसके जितने भी ट्रेड डेट्स हैं जो एट ए डिस्काउंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच देती है। इन अदर वर्ड्स फैक्टरिंग इज continuous arrangement between the financial institutions, namely the factor, and a firm, namely the client, which sells goods and services to trade customers on credit. As per the arrangement, the purchaser factor purchases the client's trade debts, including account receivable, either with or without recourse to the client, and thus exercise control over the credit extended to the customers and administers the sales ledger of his client. To put it in a layman's language, a factor is an agent. क्या है? एक एजेंट है who collects the dues of his clients for a certain fee, ठीक है। उसके क्लाइंट है, कोई कंपनी है, क्लाइंट कौन है? कंपनी है, जिसके ड्यूज वो कलेक्ट करता है फॉर ए सर्टेन फी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लेमेंस की लैंग्वेज में यही है कि फैक्टर इज एन एजेंट हु कलेक्ट्स द ड्यूज ऑफ हिज क्लाइंट्स फॉर ए सर्टेन फी। यहाँ पर एजेंट क्या है? बेसिकली एजेंट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। चलो आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग आर एज फॉलोज। फैक्टरिंग इज कॉल्ड एज इनवॉइस फैक्टरिंग, वेयर एज बिल डिस्काउंटिंग इज नोन एज इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस में ही डिस्काउंट मिल जाता है, जल्दी पे करते हैं, तो कुछ भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होती है इनवॉइस फैक्ट्री में, वेयर सॉरी बिल डिस्काउंटिंग में। लेकिन इनवॉइस फैक्ट्री में क्या होता है? थर्ड एजेंट आता है जो कि वो उसको डिस्काउंट मिलता है, मतलब बंदा जिससे खरीद रहा होता है उसको कुछ भी नहीं है। एक्चुअल जो बायर है उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इन फैक्टरिंग द पार्टीज आर नोन एज क्लाइंट, फैक्टर एंड डेटर, वेयर इन द बिल डिस्काउंटिंग दे आर नोन एज ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें बिल डिस्काउंटिंग के अंदर, ठीक है। जबकि फैक्टर्स में क्लाइंट, फैक्टर एंड डेटर ये यूज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। फैक्टर तो रहते रहते हैं, उसके साथ में क्या आता है? एक आता है हमारा क्लाइंट और दूसरा आता है हमारा डेटर, ठीक है। एक आता है क्लाइंट और दूसरा आता है डेटर। लेकिन जब हम बात करते हैं बिल डिस्काउंटिंग की, तो उसमें बातें हम करते हैं ड्रॉयर, ड्रॉई और पे की बातें करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। चलो आगे चलते हैं फिर। फैक्टरिंग इज a sort of management of the book debts, wherein bill discounting is a sort of borrowing from the commercial banks। अच्छा, बिल डिस्काउंटिंग जो बात करें कि डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्चुअली बिल डिस्काउंटिंग इज सॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक से। बिल डिस्काउंटिंग इज सॉर्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, उसको बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? बिल डिस्काउंटिंग। जबकि
फैक्टरिंग क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ बुक डेट्स है, मैनेजमेंट ऑफ द बुक डेट्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉर फैक्टरिंग देर इज़ नो स्पेसिफिक एक्ट, फैक्टरिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, एजेंट बना दिया है लेकिन कोई एक्ट नहीं है सच। एंड वेयर एज इन द केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल। बिल डिस्काउंटिंग जब होती है तो उस केस में नेगोशिएबल एक्ट आ जाता है हमारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये वो, तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स, फाइनेंस फ्रॉम द बैंक से लेना फाइनेंस। Banks in India today constitute a major suppliers of working capital credit to any business activity. Recently, some term lending financial institutions have also announced the schemes for working capital financing. The two committees, viz. Tandon Committee and Core Committee, have evolved the definite guidelines and parameters in the working capital financing, which have laid the foundations for the development and innovations in this area. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम दी बैंक्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ऑन दी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय दी बैंक्स में क्या इंस्ट्रक्शंस है? असेसमेंट ऑफ दी वर्किंग कैपिटल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ विड्रॉन द prescription regard to assessment of the working capital needs based on the concept of the maximum permissible bank finance in April 1997. Banks are now free to evolve with the approval of their board's method for assessing the working capital requirement of the borrower within the prudential guidelines and exposure norms prescribed. Banks, however, had to take into account Reserve Bank's instructions relating to direct credit such as priority sector, export, etc., and prohibition of the credit such as bridge finance, rediscounting of the bills earlier discounted by the NBFCs while formulating their lending policies. With the above liberalizations, all the instructions relating to MPBF issued by the RBI from time to time stand withdrawn. Further, various instructions guidelines issued to banks with the objective of ensuring lending disciplines in appraisal, sanction, monitoring, and utilization of the bank's finance cease to be mandatory. However, banks have the option of incorporating such the instructions guidelines as are considered necessary in their lending policies procedures. Forms of बैंक क्रेडिट, देखो ये समझ में तो नहीं आया होगा, वैसे मुझे भी नहीं आया कैसे असेसमेंट करनी है। फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट पढ़ते रहना पड़ेगा, ख़त्म करने। फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट, कौन से फॉर्म यूज़ करते हैं? द बैंक क्रेडिट विल जनरली बी in the following forms. Cash credit, this facility will be given by the banker to the customer by giving certain amount of credit facility on continuous basis. The borrower will not be allowed to exceed the limits sanctioned by the bank. ठीक है, कैश क्रेडिट से क्रेडिट कार्ड होता है, उससे कैश निकाल सकते हैं ना, तो क्रेडिट की लिमिट देते हैं लेकिन एक लिमिट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, मालूम है आपको इस चीज़ का, लेकिन वो किसी एक्ट कॉस्ट देते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, it is a short-term borrowing facility made available to the companies in case of the urgent need of funds. The bank will impose limit on the amount they can lend. When the borrowed funds are no longer required, they can quickly and easily be repaid. The banks issues overdraft with the right to call them in a short notice. Overdraft मतलब बैंक में पैसा नहीं है, माइनस में फिगर जा रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है कि पैसा और ज़्यादा लेके जा रहा है, इसके पैसे की शॉर्टेज है, दे दो उसको, बिजनेस चलाना है अपना। ठीक है, तो उसकी एक लिमिट होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। आगे है बिल डिस्काउंटिंग, द कंपनी विच सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट will normally draw a bill on the buyer who will accept it and send it to the seller of the goods. ठीक है, एक बिल ड्रॉ करता है बायर और एक्सेप्ट करता है कंडीशन को,
द कंपनी विच सेल्स गुड्स, जो बेच रही है, उसी को पैसे वापस लेना है, ठीक है। तो ऑन द क्रेडिट विल नॉर्मली ड्रॉ ए बिल ऑन द बायर, एक बिल बनाएगी, वो बिल देती है, बेटा ये पैसा तुम्हें देना है। वो विल एक्सेप्ट इट, बायर को देती है बिल को, बायर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड सेंड्स एक्सेप्ट इट एंड sends it to the seller of the goods. The seller in turn discounts the bill with his banker. The banker will generally earmark the discounting bill limit. ठीक है, बिल डिस्काउंट द कंपनी, वैसे पढ़ते हैं, द कंपनी विच सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट, ठीक है, जो बेचती है क्रेडिट पर सामान को, विल नॉर्मली ड्रॉ ए बिल ऑन द बायर, विल एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है मैं पे करूँगा, एंड सेंड्स इट टू द सेलर्स, सेंड इट टू द सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है। द सेलर इंटर्न क्या करेगा, डिस्काउंट्स द बिल विद हिज बैंकर, डिस्काउंट्स द बिल विद हिज बैंकर, द बैंकर विल जनरली एयर मार्क द डिस्काउंटिंग बिल लिमिट। ओके, समझ में आ गया। Bill acceptance. To obtain finance under this type of arrangement, a company draws a bill of exchange on bank. Bill of exchange on bank. The bank accepts the bill, thereby promising to pay out the amount of the bill at some specified future date. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज कोई बात की ना, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में क्या है, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, जो बायर होता है वो प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट करूँगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो सेलर होता है वही दे देता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज कि मैं ये सामान तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है, दोनों की कंडीशन लिखे होते हैं कि ये सामान मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इसके बदले मुझे कीमत तुम्हें इतनी चुकानी है और इस टाइम तक चुकानी है, मैं साइन करता हूँ तुम भी साइन करो, बस बात खत्म, ठीक है। प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल एट सम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। Line of credit. Line of credit is a commitment by a bank to lend a certain amount of funds on demand, specifying the maximum amount. Line of credit is a commitment by the bank. Bank commit करता है to lend a certain amount of funds on demand, specifying the maximum amount. ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं कि बैंक कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना मैं पे करूँगा, भाई हो तेरा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं पेमेंट करूँगा, मैं एक लाइन में खड़ा हूँ, लाइन ऑफ क्रेडिट तुम्हारी, ठीक है। आगे लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज़ एन अरेंजमेंट बाय विच द इशूइंग बैंक ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर और ऑन इट्स own behalf undertakes to pay or accept or negotiate or authorizes another bank to do so against the stipulated document subject to the compliance with specified terms and conditions। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक देता है कि वो बंदा, मैं जानता हूँ उस बंदे को, मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट देता हूँ, ठीक है, तुम काम करवाओ मैं पैसे दूंगा, उसके बिहाफ पे ये लेटर क्रेडिट, तो काम करो मैं पैसे दूंगा बाद में, ठीक है, क्रेडिट पर काम कर दो मैं पैसे दे दूंगा, एक सामान दे दो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, उसके बैंक से दे दूंगा, उसके बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो वो बन गया लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक गारंटी। बैंक गारंटी इज़ वन ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट द कमर्शियल बैंक्स एक्सटेंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टीज हु विल बी द बेनिफिशरीज ऑफ द गारंटीज़, ठीक है। बैंक गारंटी देते हैं कि बैंक गारंटी देता है, ये भी सेम उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए बैंक गारंटी भी बैंक गारंटी देते हैं। बैंक गारंटी में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, इसकी फ़ी पे करनी पड़ती है स्पेसिफिकली, और इसकी कुछ लिमिट होती है बैंक गारंटी की, कुछ उसके बैंक अकाउंट में पैसा देख कर ही वो उसकी गारंटी दी जाती है, ऐसा होता है। समरी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द balance between the firm's short-term assets and short-term liabilities. From the point of value point of view,
Working capital can be defined as the gross working capital or the net working capital. From the point of view of the time, the term work, working capital can be divided into two categories, परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो दो तरह के हो गए हमने. फ्रॉम द टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. ठीक है, परमानेंट भी ज़रूरत पड़ सकती है और टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है. और फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या फिर दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल बन गया हमारा. A large amount of working capital would mean that company has idle funds. Since funds have a cost, the company has to pay the huge amounts of the interest on such funds. If the firm has inadequate working capital, such firm runs the risk of insolvency. Some of the items factors which need to be considered while planning for the working capital requirement are the nature of the business, market and demand conditions, operating efficiency, credit policy, etc. Finance manager has to pay particular attention to the levels of the current assets and their financing. To decide the levels and financing of the current assets, the risk return trade-off must be taken into the account. In determining the optimum level of the current assets, कितना optimum level of current asset रखना है, the firm should balance the profitability solvency tangle by minimizing the total cost. total cost में total कीमत पड़नी चाहिए मुझे कम से कम लगनी चाहिए, ताकि वो होगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ द करंट एसेट कितना रखना है मुझे, ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट एसेट कितना होना चाहिए मेरे पास. ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल indicates the length of the time between the companies paying for the material entering into stock and receiving the cash from the sales of the finished goods. It can be determined by adding the number of days required for each stage in a cycle. Treasury management is defined as the corporate handling of all financial matters, the generation of external and internal funds for the business, the management of the currencies and cash flows, and the complex strategies, policies, and procedures of the corporate finance. The main objectives of the cash management for a business are provide adequate cash to each of its units. No funds are blocked in idle cash, and surplus cash, if any, should be invested in order to maximize the return for the business. ठीक है, large amounts are tied up in the sundry debtors. There are chances of the bad debts का and there will be cost of collection of the debts. उसको वापस लाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. On the contrary, the investment in the sundry debtor is low. The sales may be restricted since the competitors may offer more liberal terms. Therefore, management of the sundry debtors is an important issue and requires proper policies and their implementation. There are basically three aspects of the management of the sundry debtors: credit policy, credit analysis, and the control of receivables. Trade creditors is a spontaneous source of the finance in the sense that it arises from the ordinary business transaction, but it is also important to look after your creditors. Slow payment by you may create ill feeling and your supplies could be disrupted and also create a bad image for your company. It is advisable that the finance manager bifurcates the working capital requirement between the permanent working capital and the temporary working capital. The permanent working capital is always needed irrespective of the sales fluctuations, hence should be financed by the long term sources such as the debt and equity. On the contrary, the temporary working capital may be financed by the short term sources of the finance. ठीक है, तो चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे करते हैं हम. फर्स्ट, द क्रेडिट टर्म मे बी एक्सप्रेस्ड एज 3/15 नेट 60. हाँ, यहाँ पर आ गया 3% फॉर डिस्काउंट देंगे अगर 15 दिन में चुका दिया, नहीं तो तुम 60 दिन में चुकाओ तो
कोई डिस्काउंट नहीं है. दिस मीन्स दैट 3% डिस्काउंट विल बी ग्रांटेड टू द कस्टमर पेज विद इन 15 days. इफ ही डजंट अवेल दिस ऑफर ही मस्ट मेक द पेमेंट विद इन 60 days. ठीक है. तो ये क्या कहते हैं, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आई डो नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, आई कैनॉट से. ये करेक्ट है. आई एग्री विद द स्टेटमेंट, फर्स्ट का ए आएगा. अरे क्या हो गया भाई. प्लीज ट्राई इट अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स. क्या ऐसा हो गया. रीलोड करेंगे, बैक जाएंगे, गो बैक करें, डाउनलोड्स. ओके, एक मिनट. फेसबुक कहाँ से आ गया. डॉक चाहिए मुझे. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर है ए. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं सेकंड. द टर्म नेट 50 implies that the customers will make payment. The term net 50 implies that the customer will make payment within 50 days. हो गया. within 50 days हो गया. before 50, not later than 50 day, exactly on the 50 day, not later than 50 day. मेरे ख्याल से तो सेकंड का सी होना चाहिए. लेट्स सी. सेकंड का सी है करेक्ट है. ठीक है, आगे चलते हैं. चल रहा है हमारा. ट्रेड क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ. ट्रेड क्रेडिट जो मिलता है हमें इज ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस. नन ऑफ दिस. बेसिकली स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अपने आप ही मिलता जाता है. ठीक है. जब हम ट्रेड करते हैं तो अपने आप मिल जाता है. स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है. थर्ड का सी है. थर्ड का सी है करेक्ट है. आगे आ जाओ. द टर्म फ्लोट इज़ यूज्ड. अब हमने फ्लोट की बात की थी. एजेंट होता है बीच में. ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. तो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमारा फ्लोट की हमने बात की थी. तो फोर्थ का बी आना चाहिए. फोर्थ का सी है. फोर्थ का सी है भैया. फोर्थ का सी है दे रखा है. कैश मैनेजमेंट में फ्लोट टर्म यूज़ किए हैं. रिसीवेबल में नहीं है फ्लोट. फ्लोट क्या करता है बेसिकली. फ्लोट एक एजेंट होता है. एक एजेंट होता है ना. मैंने कहता फ्लोट क्या होता है बेसिकली एक एजेंट होता है. करेक्ट. फ्लोट एक एजेंट होता है जो कि कैश को मैनेज करता है. ठीक है. रिसीवेबल मैनेजमेंट में है या फिर कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट में है. रिसीवेबल मैनेजमेंट में नहीं था क्या, क्योंकि वो एक एजेंट होता था और वो क्या करता था कि बेसिकली फिर से देख लेते हैं. ठीक है, उसको लास्ट में देखेंगे. अभी समझ लो फ्लोट जो है बेसिकली वो एजेंट होता था ना. जब भी हम कोई नहीं रिसीवेबल नहीं हो पा रहे थे तो क्या करते थे, बेटा तू कर ले इसको, कुछ प्राइस ले लिया हमसे. ठीक है. वही मेरे ख्याल से वही फ्लोट था. बाकी हम बाद में देखेंगे लास्ट में. लेकिन तो कैश मैनेजमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है. विलियम जे बायोमोल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट डिटरमिन द ऑप्टिमम कैश लेवल्स वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर. ऑप्टिमम लेवल कब होता है, जब कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होती है क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, मीडियम होगी, नन ऑफ द अबव. ऑप्टिमम कैश लेवल कब होगा, जब कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगी कम से कम होनी चाहिए, तभी तो ऑप्टिमम कैश लेवल होगा या मिनिमम कैश लेवल होगा. तो मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो फिफ्थ का होना चाहिए सी. फिफ्थ का आंसर है बी. अच्छा बी है ना मिनिमम. यस, फिफ्थ का बी करेक्ट है, मिनिमम. इन मिलर ORR मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट the lower upper limit and the return point of the cash balances are set out. Only upper limit and the return point are decided. Only lower limit and the return point are decided. None of the above are decided. तो मिलर
ORR मॉडल ऑफ द कैश मैनेजमेंट क्या कहता है? लोअर, अपर एंड रिटर्न पॉइंट, ये तीन हैं। यस, याद आ गया डायग्राम मुझे। लोअर, अपर एंड रिटर्न पॉइंट ऑफ द कैश बैलेंसेस आर सेट आउट, ए होगा इसका, सिक्स का ए है। ठीक है, ये इसका डायग्राम मुझे याद आ गया। इसमें कहते हैं ऐसे ऐसे करके, कहते हैं ऐसे से, फिर ऐसे से, और ये तीन लाइनें थी। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम ऊपर नीचे जा रहा था। तो ये था एक रिटर्न पॉइंट, ऊपर गया फिर नीचे आया, और फिर लोअर लिमिट 0 था। तो इसके बीच में रहना चाहिए, इसके और 0 जो पॉइंट था इसके बीच में रहना चाहिए। लेकिन बातें 3 पॉइंट की थी, एक इसकी, एक इसकी, एक इस पॉइंट की और एक इस पॉइंट की। तो ये है अपर लिमिट, ये है रिटर्निंग पॉइंट, और ये है लोअर लिमिट जो 0 होते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज, वर्किंग कैपिटल कैसे डिफाइन करते हैं? वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। एक्सेस ऑफ द करंट एसेट द करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट है, यही है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होते हैं ना, तो सेवन्थ का भी ए आना चाहिए, सेवन्थ का भी ए है, करेक्ट है। 8, वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। घूम रही है, वर्किंग कैपिटल क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल। द अफोरसेड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कैन से? वर्किंग कैपिटल जो है घूमती रहती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिवॉल्विंग कैपिटल करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो 8th का क्या है? ए है, करेक्ट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल घूमती है ना, हमने अभी देखा कि इसका एक स्ट्रेट सर्कल भी हमने देखा था। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि पहले कुछ एसेट्स जो होते हैं हम खरीदते हैं, सेल करते हैं, उससे पैसा आता है, फिर वो पैसा फिर से यूज़ करके हम फिर से खरीद लेते हैं सामान। तो ये सर्कल चलता रहता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आर, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द resources for the profitability to meet the day-to-day current obligations, ensuring the marginal return on the current assets is always more than the cost of capital. Select any one of the above statement. ये क्या है? Ensuring the marginal return on current assets is always more than the cost of capital to meet the day-to-day current obligations. Optimum utilization of resources for the profitability की बातें यहाँ पर नहीं होती हैं, यहाँ पर बातें होंगी तो हमारी टू मीट द डे टू डे करंट ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो 9th का सी आना चाहिए मेरे हिसाब से। 9th का बी दे रखा है आंसर, 9th का, अच्छा बी तो है, सी क्यों आ रहा है? सी क्यों बोल रहे हैं? 9th का बी जब लगा रखा है, टू मीट द डे टू डे करंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है। 10th, द टर्म ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नोन एज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो क्या होता है हमारा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है हमारा तो टोटल एसेट्स जो हमारे, इसमें टोटल एसेट्स की बातें, टोटल एसेट्स की बातें आती है। करंट एसेट माने करंट लाइबिलिटीज तो नेट वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो वर्क करंट एसेट्स की बातें होंगी इसके अंदर, इस क्रॉस वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स की बातें होंगी। तो यहाँ पर करंट एसेट्स कहाँ पर है? ये है करंट एसेट्स, तो इसको 10th का आना चाहिए सी, 10th का आना चाहिए सी, करेक्ट है। द टर्म नेट वर्किंग कैपिटल, द टर्म नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट है। स्टेटमेंट्स करेक्ट 11th का ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट करते हैं। द टर्म कोर करंट एसेट्स वाज क्वाइंड बाय, कोर करंट एसेट्स किसने ये क्वाइन किया? कोर कमेटी, टेंडन कमेटी, जिलानी कमेटी या नन ऑफ द अबव?
कोर करंट एसेट्स नहीं पता इसका आंसर। ट्वेल्थ का आंसर क्या है? ट्वेल्थ का आंसर है बी। ट्वेल्थ का आंसर है बी। टेंडन कमेटी ने एक कोर करंट एसेट्स कॉइन किया था, याद रहेगा। कोर करंट एसेट्स किसने किया था कॉइन? टेंडन कमेटी ने। टंडन टंडन ओके, रवीना टंडन ने नहीं किया कोर करंट एसेट्स। चलो आगे चलो। द कंसेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल refers to the average time which elapses between the acquisition of the raw materials and the final cash realization. This statement is correct है। 13th का सी है, यही तो होता है। 13th का ए है, सॉरी सी क्यों बोल रहा हूँ मैं, 13th का ए है, दिमाग खराब हो रहा है। 13th का ए है करेक्ट। तो मच्छर ने दिमाग खराब किया। As a matter of self-imposed financial discipline, can there be a situation of the zero working capital nowadays in some of the professionally managed organizations? As a matter of self-imposed financial discipline, as a matter of self-imposed financial discipline, can there be a situation of the zero working capital nowadays in some of the professionally managed organizations? जीरो वर्किंग कैपिटल हो सकती है क्या? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही ना हो, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ना। डे टू डे एक्टिविटीज़, जो छोटे मोटे काम करने तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। सेल्फ इम्पोज्ड फाइनेंशियली डिसिप्लिन अगर है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पूरा कर दिया है और तभी भी चाहिए वो, पता नहीं। 14th क्या है? 14th का ए है। 14th का ए यानी यस, हो सकता है पॉसिबिलिटी। ओके, होती होगी, हो सकती होगी। ठीक है, पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दिया है, जैसे पैसे क्या सिर्फ कैश पर ही ले रहे हैं। ठीक है, कैश दे रहे हैं, कैश ले रहे हैं, है ही नहीं, बात ख़त्म। ओवर ट्रेडिंग arises when a business expends beyond the level of the funds available. The statement is, ओवर ट्रेडिंग कहते तब होती है जब बिजनेस एक्सपेंड करता है बियॉन्ड द लेवल ऑफ फंड्स अवेलेबल। फंड्स अवेलेबल है नहीं और एक्सपेंड करने चला गया, ओवर ट्रेडिंग करती है उसने। तो क्या ये करेक्ट है? मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट है। मेरे हिसाब से इसका बी आंसर होना चाहिए। 15th का क्या आंसर है? 15th का आंसर है बी, करेक्ट है। 16th पे आते हैं। A conservative working capital strategy calls for high levels of the current assets in relation to the sales. Yes, I agree totally, ऐसे ही होता है। 16th का ए आना चाहिए, करेक्ट है। 16th का ए है। 17th देखते हैं। इन टर्म वर्किंग कैपिटल लीवरेज refers to the impact of the level of the working capital on company's profitability. This measures the responsiveness of the ROCE for the changes in the current assets. Responsiveness of ROCE for the changes in the current assets. The term working capital leverage, लीवरेज क्या होता है? लीवरेज मतलब लीवर से आया है वर्ड। लीवरेज मतलब ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी चीज़ से। द टर्म वर्किंग कैपिटल लीवरेज रेफर्स द इम्पैक्ट ऑफ द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अरे यार, तो इसका सही आंसर जो है 17th का क्या है? 17th का है ए, यानी आई एग्री। द टर्म वर्किंग कैपिटल लीवरेज जो होता है refers the impact of the level of working capital on company's profitability. This means the responsiveness of the ROCE for the changes in the current assets. Okay. The term spontaneous source of finance, spontaneous source of the finance मतलब लगातार मिलता रहता है,
which naturally arise in the course of the business operation. The statement is correct है, करेक्ट एकदम। 18 का ए भी पढ़ के आए। अंडर hedging approach to financing of the working capital requirement of a firm, each assets in the balance sheet asset side would be offset with the financing instrument of the same approximate maturity. The statement is, ये भी करेक्ट ही लग रही है। 19th का बी होगा, फिर 19th का देखो क्या है, 19th का बी है करेक्ट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट पे सामान ले रखा है, वही ट्रेड क्रेडिट है। इट इज़ ए नेगोशिएटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस, स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट तो एक स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ है, ये तो मतलब पढ़ा हमने, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। 20 का सी आएगा, सी आएगा करेक्ट है। 21st, फैक्टरिंग इज ए मेथड of financing whereby a firm sells its trade debts at a discount to the financial institution. The statement is correct. 21st का ए। A factoring arrangement can be both with recourse as well as without recourse. correct है। रिकोर्स के साथ हो सकती है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है। रिकोर्स क्या होता है और विदाउट रिकोर्स क्या हम पढ़ चुके हैं। रिकोर्स मतलब जब एक एजेंट को बोला है कि तुम हमारे पैसे इकट्ठे करना, मतलब रिसीवेबल जो लेकर आना, अब अगर नहीं लेके आ पा रहा है तो दूसरे रिसीवेबल दे दो भैया, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन है। लेकिन विदाउट रिकोर्स में ऑप्शन नहीं है। इसमें चाहे उसको कमीशन ज़्यादा दे देते हैं, कहते हैं भैया अगर तुम नहीं ले पे आए तो जिम्मेदारी तुम्हारी, रिस्क तुम्हारी है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये 22nd का आंसर तो ए आना चाहिए, ये करेक्ट है। The bank financing of the working capital will generally be in the following form: cash credit, overdraft, bills discounting, bill acceptance, line of credit, letter of credit and bank guarantee. बैंक फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल जो होती है बेसिकली यही तो होते हैं, हमें यही पढ़ा है। कैश क्रेडिट पे मिल जाता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रहती है, बिल्स डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी रहती है, बिल्स एक्सेप्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो आई एग्री 23rd का क्या है, ए आई एग्री। ये भूल गए क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या था, ओके देखेंगे बाद में। When the items of the inventory are classified according to the value of usage, the technique is known as X, Y, Z, A, B, C, D, E, F analysis, none of the above. When the item of the inventory are classified according to value of usage, the technique is known as, पता नहीं क्या है। 24th का क्या है, 24th का है B, A B C एनालिसिस। A B C एनालिसिस कहते हैं, अच्छा पता नहीं था। Inventory classified according to value of usage, the technique is known as ABC analysis. Okay. 25th क्या है, when a firm advises its customers to mail their payments to specific post office collection centers, the system is known as, इसको तो लॉक बॉक्स कहते हैं मेरे हिसाब से, तो वही था है ना। तो 25th का बी आना चाहिए, 25th का बी है करेक्ट है, ठीक है। खत्म हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पर बातें हो रही हैं फ्लोट की। अच्छा ऊपर क्या बातें थी हमारी, एक सेकेंड, यहाँ बातें थी हमारी फैक्टर की। हाँ फैक्टर वो एजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोट क्या था हमारा, फ्लोट फ्लोट बोल रहा हूँ यार, फ्लोट क्या था, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन में कुछ फ्लोट के ऊपर ही था ना।
फ्लोट क्या था, फ्लोट के ऊपर कुछ था। द टर्म फ्लोट इज़ यूज्ड इन, हाँ कहाँ पर यूज़ हो रही थी। फ्लोट में उसको समझ बैठता, फैक्टर को फ्लोट समझ बैठा था, नहीं। फ्लोट जो था हमारा, फ्लोट एक मिनट सोचना पड़ेगा। फ्लोट हमने कैश मैनेजमेंट का है। फ्लोट क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली इंग्लिश का फ्लोट क्या है, फ्लोट का वर्ड मतलब क्या होता है। फ्लोट मतलब होता है तैरना, है ना, ये है ना, पानी के ऊपर तैरना, फ्लोट करना। तो यहाँ पर भी बेसिकली ये है कि जब पैसा जो है वो तैर रहा है, ना इसके पास पहुँचे ना उसके पास पहुँचे, पैसा भी तैर रहा है। यहाँ पर एक बोट है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी बोट है। पैसा यहाँ से पैसा वहाँ पर जाना है, ठीक है, पैसा यहाँ से वहाँ पर जाना है, लेकिन वो यहाँ से चला गया, यहाँ तक पहुँचा नहीं। ये मतलब फ्लोट एक्चुअली क्या है, ट्रांजिट पीरियड एक्चुअली, ट्रांजिट है। फ्लोट तैर रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं है। तो फ्लोट जो है कैश मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, कैश मैनेजमेंट। जैसे कि इसको सेविंग करने के लिए, इसको बचाने के लिए जो फ्लोट टाइम है बेसिकली, कैश फ्लो का जो टाइमिंग है, जैसे मान लो चेक यहाँ से इशू किया, चेक मैंने काट दिए पेमेंट के लिए, लेकिन चेक इमीडिएटली तो नहीं कैश होता है, चेक जाता है थ्रू मेल में भेजते हैं, कहीं जमा करवाते हैं, बैंक में जाता है, वो टाइम लगता है। उसके बाद बैंक वाला अपना टाइम लेता है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो वो जो टाइमिंग वेस्टेज है ना, वो ट्रांजिट में जो टाइम लग रहा है वो फ्लोट है, ठीक है, वो फ्लोट है। उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस फ्लोट को बचाने के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जोर दे सकते हैं कि सीधा सीधा तो हम आरटीजीएस कर दो या फिर फ़ोन पे कर दो या कुछ भी, मतलब ये हमारे मेथड्स हैं कैश मैनेजमेंट का, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। ओके बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कल हम एमसीक्यूज़ करेंगे, एक ही दिन है हमारे पास, पूरा हम टाइम एमसीक्यूज़ पर देंगे। ये पूरा ख़त्म हो गया चैप्टर्स।